नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। आज हम बात करेंगे खार ईस्ट की, जो जवाहर नगर कहा जाता है। हम बच्चों के शिक्षा के बारे में बात करेंगे कि बच्चों की जो शिक्षा होती है वो कितनी अनमोल होती है। जाहिर तौर पर आने वाला जो भविष्य है वो बच्चों का ही है, लेकिन हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे, कुछ चेहरे दिखाना चाहेंगे जिनका मकसद कुल मिलाकर यही है कि आने वाला जो दिन हो वो शिक्षाप्रद हो, शिक्षा से जुड़ी हुई बातों को ध्यान में लाया जाए, अमल में लाया जाए, ताकि एक नए समाज का निर्माण किया जा सके, एक नई सोच को पैदा किया जा सके। और जाहिर तौर पर इसमें इस बात को समझना होगा कि वाकई शिक्षा को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें इस देश में होती हैं, अच्छे दिन की बात, सबका साथ सबका विकास की बात करती है सरकार, ऐसे में आम बच्चों का जो भविष्य है उसको लेकर कौन मेहनत करता है, कौन सोचता है, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यही बच्चे अगर सही ढंग से ट्रेंड कर दिए जाए तो हो सकता है कि इनमें से कोई झांसी की रानी, कोई जवाहरलाल नेहरू, कोई इंदिरा गांधी और कोई नरेंद्र मोदी फिर से निकल सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गरीबी रेखा से कभी भी घबराया नहीं, गरीबी रेखा के अंदर रहते हुए उन्होंने इस देश को एक मुकाम दिया है, अपना जो टैलेंट है, अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखाने की कोशिश की है। लेकिन सबसे अहम है कि आज महंगाई का दौर है, संसाधनों का दौर है, लेकिन ऐसे में इच्छा शक्ति की भी कमी नहीं है, इस बात को भी महसूस करना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े संस्थान दावा करते हैं कि शिक्षा को लेकर उनकी सोच अलग है, लेकिन ये सच है कि अगर आपके पास डोनेशन के लिए पैसे नहीं है, फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तो आपके बच्चे शायद समय से पहले ही कुम्हला जाएंगे। आज अनिकेत है हमारे साथ, ये लगातार बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते रहते हैं, उनके ग्रुप के लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में एजुकेशन कितना मुश्किल हो गया है। अनिकेत, आप इस मुश्किल को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य जो है बहुत ही मुश्किल से बनाया जा सकता है? एक्चुअली अभी फ़िलहाल जैसे मैं पिछले 5 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैंने हर जगह देखा है कि एजुकेशन एक लेवल का बिज़नेस ही बन चुका है अभी फ़िलहाल। और ये हो रहा है कि उस बिज़नेस में कम से कम हमारे कस्टमर यानी हमारे स्टूडेंट जो है उनको एक नज़रिए से देखो कि उन्हें हम वो बेनिफिट दे, लेकिन वो बेनिफिट एक्चुअलिटी में दिया नहीं जा रहा है। अगर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, सब स्कूल्स में एडमिशन्स के टाइम डोनेशंस मांगे जाते हैं, या फिर एरिया का भेदभाव किया जाता है कि ये ईस्ट एरिया से है तो हम नहीं लेंगे, वेस्ट एरिया के तो हम लेंगे। इससे कहीं ना कहीं बच्चों पे असर पड़ रहा है। अगर कोई बच्चा ईस्ट में जन्म लेता है तो वो उसकी कोई गलती नहीं होती, ना ही उसके माँ बाप की कोई गलती होती है। हर एक का अपना बैकग्राउंड होता है। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ कि वेस्ट के पेरेंट्स जितने अपने बच्चों को लेकर अलर्ट नहीं होंगे, उतने शायद ईस्ट के पेरेंट्स आजकल है। तो मैं यही सब चाहता हूँ कि ये सारे चेंजेस आए, और अगर उसमें मैं कुछ एक छोटा सा पार्टिसिपेशन दे सकूं बच्चों के इस डेवलपमेंट में, तो वो मैं कर रहा हूँ P3 प्री प्राइमरी स्कूल के ज़रिए, जिसमें मुझे मेरी जो प्रिंसिपल मैम है भावना जैन, उनकी पूरी हेल्प मिल रही है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि एजुकेशन में कुछ चेंजेस आए, जो चेंजेस हम सोच रहे हैं। और मेरा इसके लिए एक स्लोगन होता है कि चेंजेस आर नॉट जस्ट टू बी थॉट, दे आर टू बी ब्रॉड। तो हमें वो खुद उतर कर उसमें चेंजेस लाने होंगे, और वही हम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि बाकी स्कूल्स भी हमें इसके आगे सपोर्ट करें। बड़ी अच्छी बात आपने कही। सपोर्ट का मतलब क्या होता है आप समझते होंगे, लेकिन भावना, अगर बच्चों की भावनाओं को समझ पा रही हैं और भावना की भावनाओं को ये सिस्टम नहीं समझ पा रहा है, तो दोष कहाँ है, किसका है? भावना जी, आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को जो समझने का काम सरकार की तरफ से करना चाहिए उसमें कमी है? जी हाँ, थोड़ा बहुत तो लगता ही है, क्योंकि डोनेशन मांगना वगैरह, जबकि कहा जाता है कि शिक्षा का अधिकार हर एक को है, तो फिर डोनेशन की मांग क्यों? या ये क्यों कहा जाता है कि ईस्ट का बच्चा है तो वेस्ट के स्कूल में नहीं ले सकता है? क्यों ऐसा कहा जाता है? या फिर बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जब बच्चा एडमिशन लेता है उसके बाद में वो सब चीज़ें पूरी नहीं होती है। स्टार्टिंग में अगर डोनेशन नहीं लिए जाए तो बाद में किसी न किसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही, लेकिन उनसे पैसे की मांग तो की ही जाती है। तो मतलब डोनेशन का जो राक्षस है खत्म नहीं होता है, भले थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में, यानी किस्तों में मुझे कत्ल किया जाएगा। आने वाले दिनों के लिए जो चुनौतियां महसूस कर रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया था। जी हाँ, सबका साथ सबका विकास का नारा तो दिया गया था, बट कहाँ तक पूरा हुआ वो मैं नहीं कहना चाहूँगी। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने कहाँ तक पूरी कोशिश की है। हमने यही कोशिश की है केयर फाउंडेशन के साथ मिलकर। जब मैंने ये देखा कि यहाँ की स्कूल्स वगैरह, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं या फिर इतना ज़्यादा डोनेशंस वगैरह मांगते हैं कि अच्छी शिक्षा और बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी के साथ में शिक्षा देना शायद हर एक माँ बाप का वो सपना पूरा नहीं हो पाता है।
तो जब केयर फाउंडेशन के साथ में हमने मिले, केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिकेत बंकाल ने हमने मिलके ये सोचा, उन्होंने ये सुझाव रखा कि वही शिक्षा हम कम पैसे में क्यों नहीं दे सकते। तब P3 का चालू किया हमने और अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में हमने वो शिक्षा देने की कोशिश की है, वो भी कम से कम प्राइस में। या ये P3 का मतलब क्या होता है ये बताइए अनिकेत, क्या होता है? P3 का फुल फॉर्म है प्ले प्रिजर्व और प्रोग्रेस, जिसमें 3 P स्टैंड करते हैं। एक का नाम होता है प्ले। प्ले का मतलब हम चाहते हैं कि बच्चे खेल कूद कर ही शिक्षा ग्रहण करें। प्रिजर्व का मतलब होता है कि वो शिक्षा को अपने साथ लास्ट तक रखे, ना कि जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा सेकंड में जाता है वो भूल जाता है। हम नहीं चाहते कि वैसा हो। और थर्ड जो है प्रोग्रेस, हम चाहते हैं कि उसे प्रिजर्व करने के बाद कहीं ना कहीं वो बच्चे आगे बढ़े। तो प्ले प्रिजर्व प्रोग्रेस का यही मतलब है, खेल कूद कर सीखो, उस शिक्षा को ग्रहण करो, अपने साथ रखो और आगे बढ़ो। अनिकेत, लेकिन जहां अगर हम महंगाई से पूरे देश को, खासकर गरीबों की बात करें तो हर गरीब परेशान है, क्योंकि उनका जो बजट है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। आप इतना कम बजट में कैसे ये सोच पाए? तो सिर्फ 2-4 चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। जैसे हमारे यहाँ पे जो टीचर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो टीचर्स है वो सर्टिफाइड है। अगर इतने लो बजट में आप देखोगे तो कोई भी यही रीज़न देगा कि हमारे पास पे करने के लिए पैसे नहीं, उस वजह से हमारे टीचर्स अनक्वालिफाइड है, जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं। बट अगर आप हमारे स्कूल की जांच भी कर लोगे तो आपको सारे ECCED या PPDC ये कोर्स किए हुए टीचर्स मिलेंगे। अब हमने उन टीचर्स से सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ रखा है कि आप थोड़े कम चार्जेस हमसे ले, जो कि जैसे होता है ना, हम अगर सैलरी ज़्यादा देते हो हमें फ़ीस ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो हम वो सारी चीज़ें, इवन हमारे जो यहाँ के ओनर है अमरीश सिंह ठाकुर जी, उन्होंने भी हमें हेल्प की है। थोड़ा सा रेंट कम लेते हैं, थोड़ा आगे पीछे होता है तो कभी कुछ बोलते नहीं है। तो इन सब चीज़ों की सहायता से, और साथ में हमारे पेरेंट्स तो है ही जो इतने साल से हमें सपोर्ट करे जा रहे हैं और हमें बहुत हेल्प मिल रही है उनकी। तो उन सब चीज़ों से हमें ये ईजिली करने को पॉसिबल हो रहा है। सोच अच्छी होती है तो रास्ते निकल आते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि वाकई बाकी जो लोग जो सक्षम हैं वो आखिर इस तरह की कल्पना क्यों नहीं कर पाते। अनिकेत और भावना जैसे लोग अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर एक सबक लेने का काम समाज को करना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जिन बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, इसमें ये इनका भी हक है, लेकिन ये कुछ लोगों की मेहनत की वजह से ही मिल पा रहा है। अगर समाज पूरा इस समस्या को समझे, इसके योगदान को समझे, तो समझा जा सकता है कि वाकई सरकार का नजरिया अब बच्चों के प्रति और बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत कुछ बदलना चाहिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब हर किसी को एहसास हो कि सरकार उसके साथ है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों जिस देश तरह से सरकार बनी, मोदी साहब ने नारा दिया, आपको कुछ लगा कुछ बदलाव हुआ इस देश में? फिलहाल तो नहीं हुआ है, शायद वक्त लगे। कोशिश तो कर रहे हैं उन लोग, शायद धीरे धीरे कुछ काम हो आगे। अच्छा, हर माँ बाप का सपना होता है बच्चा कुछ बने, आपका भी कोई सपना रहा होगा, उस सपने के बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या सपना है आपके बच्चे के लेके? है बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, लाइफ में अपना कुछ करें। और कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, मिनिस्टर कुछ भी तो बने। जी है, अभी और बच्चे हैं। लड़की अभी मेरी 10वीं का बोर्ड दी है, आगे उसके लिए है कि इंजीनियरिंग कर सकेगी तो अच्छी बात है। ये जो सिस्टम है पढ़ाई लिखाई का, उसके बारे में क्या कहेंगे? सिस्टम तो बहुत, इतना डोनेशन हम कहाँ से दे पाएंगे, हमारा इतना लेवल नहीं है। देखिए, कोशिश करेगी, अगर एंट्रेंस एग्जाम में रैंकिंग अच्छे रहेंगे तो गवर्नमेंट सीट पे कर पाएगी, नहीं तो फिर हमारे बस। और P3 के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ जो बच्चों को सिखा? सही है, हमारे हिसाब से हमारा बच्चा बहुत वीक था पहले, हमने यहाँ भेजा, उस हिसाब से बच्चा मेरा 2-3 महीने में इतना प्रोग्रेस किया, अच्छे से बोलने लगा है, सारे मैंने इंग्लिश में अच्छे से बहुत कुछ बोल लेता है अभी वो, तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा बच्चा बहुत प्रोग्रेस किया है। बच्चे लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल मुश्किल है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बचपन हर गम से बेगाना होता है, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि आने वाला जो दिन है इनका सुखद हो और ये सुशिक्षित बने, और इस देश का जो भी विकास का रास्ता है उस पर ये सब के सब आगे चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना एक योगदान होता है किसी भी समाज को आगे बढ़ने में। और आप बताइए, आपके बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे? पढ़ते हैं। क्या आपने कुछ सोचा अपने बच्चे के लिए? ये सोचा है पढ़ लिख के अच्छा बने, कुछ करे। अच्छा मतलब क्या? अरे कुछ करे। तो करेगा, अच्छा होगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर। अच्छा पढ़ाई करेगा, अभी तो इधर पहली बार डाले हैं। और क्या कहेंगे, बच्चों को कैसा माहौल मिलता है यहाँ पे? अच्छा माहौल है। आपका नाम जानना चाहेंगे मैडम? जयश्री मेहता। आप क्या कहेंगे, आजकल जिस तरह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे में कम पैसे में बच्चों को पढ़ाना? कम पैसों में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बात है कि मतलब चाची है मेरी,
स्कूल में टीचर चाची है मेरी, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वैसे सब मतलब देते हैं इंक्वायरी, हर चीज़ की इंक्वायरी मिलती है, हर चीज़ में मीटिंग होती है, टीचर बोलती है ऐसी बात है वैसे बात है। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार सेंट्री जाकर भी सोचा मैंने, मेरी बच्ची है मैं पढ़ाऊँ करके अच्छी स्कूल में डालूँ, लेकिन वहाँ पे मतलब बहुत सारी फीस बोल रहे हैं, तो डोनेशन वगैरह सब चालू हो जाता है। फिर इतनी फीस कहाँ से लेके आएंगे सब जन भी? अगर कोई गरीब होगा तो हम लोग ठीक है चलो बड़ी खानदान के दे देंगे, लेकिन गरीब लोग कहाँ से लेके आएंगे? वही हमारा कहना है। आपको लगता है कि गरीब लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते मजबूरी की वजह से? आपको बोलना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि पैसे होंगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ सकेंगे, लेकिन कम पैसे में भी पढ़ाया जा सकता है? हाँ वो तो है ही। हाँ जरूर पढ़ा सकते हैं। आपने क्या सोचा अपने बच्चों के लिए, किस तरह से माँ के तौर पे सोचती हैं? मैं अपने बच्चों को पुलिस बनाना चाहती हूँ, पर मेरे बच्चे हर एक चीज़ में इधर जब से न P3 में आए तब से अच्छा खासा पढ़ाई करते हैं, अच्छा खासा रहते हैं और अपने बड़ों से भी अच्छे से बात करते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ, मेरे बच्चे हमेशा बोलते हैं कि मम्मी मैं ना पुलिस बनूंगा, तो मैं बोलती हूँ इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे नहीं पुलिस बन जाओगे आप लोग। तो बोलते हैं मम्मी मैं क्या करूँ, तो मस्ती भी बहुत मस्ती करते हैं। आपके घर में और कोई है पुलिस वाला? नहीं, हमारे घर में कोई नहीं है। जब पुलिस वाले बनेंगे तब पता चलेगा पुलिस वाले कैसे होते हैं। खैर ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन सबसे अहम है कि शिक्षा के क्षेत्र में अवसर की कोई कमी नहीं है। अनिकेत को हम बुलाना चाहेंगे। अनिकेत एक बार फिर से आएंगे और बताएंगे कि वाकई अगर आपके अंदर सब कुछ है और इच्छा शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है कि इस देश में, इस मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम है लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है उनमें? हाँ, ये बात तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा केयर फाउंडेशन का एक यंग करके प्रोग्राम चलता है उसमें हम लोग खुद सोचते हैं कि यूथ व्हेन ऑर्गेनाइज टुगेदर कैन लीड्स टू नेशंस ग्रोथ, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। मतलब हर एक का यही कहना होता है कि अगर कोई करता है तो फिर मैं उसके पीछे कदम डालूंगा। मतलब पहला कदम खुद डालने की शायद इच्छा शक्ति बहुत कम है, और जो एक बार ये करता है तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जैसे हमने एक कदम बढ़ाया तो जब हमें वो सपोर्ट मिलेगा तो हम दूसरा कदम बढ़ाने के लिए हिम्मत कर पाएंगे। इच्छा शक्ति की कमी मैं ज़्यादातर चाहूँगा कि यंगस्टर्स में जो दिख रही है वो बढ़े, क्योंकि यंगस्टर्स एक बोला जाता है कि एक नेक्स्ट जनरेशन खड़ा करता है। तो अगर आज के यंगस्टर्स थोड़ा खुद की सोच को बदलेंगे और कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हो सकता है कि जिनके पास सच में बहुत कुछ नहीं है उन्हें कुछ तो हम दे पाए आगे चलकर। अगर हम सिस्टम की बात करें, अगर सिस्टम आपके साथ है, मान लें कि पूछे भाई आपको क्या क्या चाहिए, तो क्या कुछ हाइलाइट्स बताना चाहेंगे उनको, अगर आपको कोई हेल्प करना चाहे तो? मैं बस यही चाहूँगा कि जब भी ऐसा कोई सवाल खड़ा हो तो सारे बच्चों को लेकर, पेरेंट्स को लेकर सोचा जाए। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आज बच्चे हमारे प्ले ग्रुप में अभी हम 1st to 4th स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 1st to 4th के लिए हमें जो भी सुविधा है, जैसे छोटे मोटे बेंचेस होते हैं, हमें कोई ब्रांडेड बेंचेस वगैरह नहीं चाहिए, एक नॉर्मल सा, ताकि बच्चों को भी एक लगे कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम कहीं फ्लोर पे वगैरह नहीं बैठ रहे हैं, हम बेंचेस पे बैठकर सीख रहे हैं। हमें थोड़ा बहुत, जैसे कि अभी लैट्रिन की सुविधा नहीं है तो बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि वैसी कोई सुविधा उपलब्ध हो। और ज़्यादातर तो मैं यही कहना चाहूँगा सरकार को कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत BMC स्कूल्स वगैरह जो वैलिड अच्छी तरीके से रन नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसी कोई स्कूल हमारे NGO को दी जाए ताकि हमें क्लासेस वगैरह उन्हीं के यूटिलाइज करने मिले और हम अपना जो योगदान है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की तरफ दे पाए, रेदर देन ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करने से अच्छा। भावना जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी में हिम्मत नहीं कर पाते कि हम किसी स्कूल में जाएं, उनको, उन माओं को क्या कहेंगी आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि रीच एंड टीच करके हमने एक मुहिम छेड़ी है यहाँ पर इस साल से, क्योंकि लास्ट ईयर से मैं देख रही हूँ, 1 साल से जैसे हमने यहाँ पर चालू किया, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे या बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके माँ बाप हमारी कम फीस होने के बावजूद वो यहाँ पर नहीं डाल सक रहे। तो मैं रीच एंड टीच करके यहाँ पर हमने चालू की है, जिसमें ज़्यादा नहीं, कहते हैं ना कि आपकी जो पूरी इनकम है उसमें से अगर मंथ में आप 50 रुपये कम से कम वो भी आप हर मंथ देते हो तो भी इतना हो सकता है कि हम अच्छे से अच्छे उनको यहाँ पे एजुकेशन दें, उनको इम्प्रूव करें हम। ये बहुत अहम बात कर रही हैं भावना कि अगर 50 रुपये भी आप दे सकते हैं तो बच्चों के लिए काम करने का जो सिस्टम है उसमें तेज़ी आ सकती है, और रीच एंड टीच उसके ज़रिए भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे मुंबई की आवाज़ में और बताएंगे कि आज की तारीख में क्यों और कितना खतरनाक हो गया है शिक्षा माफिया। लेकिन राहत की बात यह है कि ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे माहौल में भी शिक्षा को जिंदा रखे हुए हैं। देखते रहिए मेरे साथ, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, बहुत जल्द हाजिर और ब्रेक के बाद देखते रहिए मुंबई की आवाज़। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।